Hello students, how are you? Today we are going to discuss new chapter aromatic hydrocarbon. सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं। फिर इसी डिस्कशन की सीरीज में आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड किस तरीके के रिएक्शंस को देते हैं, कब एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और कब एरोमेटिक कंपाउंड कपलिंग रिएक्शन देते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड, उनको हम प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम जो दिया गया है, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक। इनमें इन चार ऑप्शन में कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब है, एंटी एरोमेटिक कब है, नॉन एरोमेटिक कब है, उसको ध्यान से समझिए। एरोमेटिक होने के लिए कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होता है जब कंपाउंड साइक्लिक हो, दूसरा कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड का मतलब पूरे कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए। तीसरा कंपाउंड प्लेनर हो। प्लेनर का मतलब है कि उसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होना चाहिए, sp2 या sp। और फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन कि उस कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कंपाउंड में टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। n यहाँ इंटीजर नंबर है इंक्लूडिंग 0। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरे टाइप के कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के होने के लिए भी शुरू की तीन कंडीशन सेम है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, थर्ड वन इज द प्लेनर होना चाहिए, और जो फोर्थ कंडीशन है कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2 नहीं, 4n। और यहाँ भी n इंटीजर होना चाहिए पर 0 नहीं, 1 2 3 ऐसे हो गए। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, अगर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। और तीसरा कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक को हम लोग Na से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंटी एरोमेटिक को AA से रिप्रेजेंट कर देंगे, एरोमेटिक को A से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर साइक्लिक कंपाउंड में कहीं नॉन प्लेनर एटम आ जाए, sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ जाए, तो वो साइक्लिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अगर इफ कंपाउंड कंटेन sp3 हाइब्रिडाइज एटम, यानी नॉन प्लेनर एटम, तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब जो दिए गए चार ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए। अब उसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये वाला, इसमें इस कार्बन से देखिए 2 हाइड्रोजन भी होंगे ऐसे। अब इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और अगर साइक्लिक रिंग में sp3 हाइब्रिडाइज एटम आ जाएगा तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो यही जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है। बाकी ये तीनों कंपाउंड एरोमेटिक कैसे हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो ये, दिस इज N NH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, इस N पर लोन पेयर और इस N पर लोन। अगर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है तो हम उसमें 4n+2 या 4n रूल में उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं जो रिजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हैं उनको 4n+2 या 4n रूल में काउंट नहीं करते। आप देखिए कि इस n का लोन पेयर ऐसे रिजोनेंस हो करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये इधर आएगा, बट इस n का जो लोन पेयर है ये लोकलाइज है। लोकलाइज लोन पेयर को 4n+2 में या 4n में काउंट नहीं करते। अब आप देखिए टोटल जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखिए यहाँ पर इस n का लोन पेयर 2 हो गया, ये एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें 4n+2 रूल लगा दीजिए, 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, कंपाउंड एरोमेटिक आ जाए। अगर मैं इसमें 4n रूल लगाता, 4n = 6, तो n की वैल्यू 6/4 आती। हम दोनों रूल लगाएंगे,
4n+2 भी भाई देखिए शुरू की 3 कंडीशन सेम है, इसमें 4n+2 है, इसमें 4n है, तो जिस रूल से हमें n की वैल्यू इंटीजर आ जाए हम वही अप्लाई कर देंगे। तो इसमें इंटीजर नंबर 4n+2 से आता है तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है आप देखिए इसमें प्रॉपर रिजोनेंस हो रहा है, सेकंड कंपाउंड ऐसे n पे प्लस चार्ज, इसमें जब रिजोनेंस हुआ तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया, टोटल 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। और जो तीसरा कंपाउंड है, थर्ड कंपाउंड ये है, इसको मैं यहाँ लिख दूं ऐसे, ये कीटो फॉर्म में, तो आप इसका इनॉल फॉर्म बना लीजिए। इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा वो ऐसे बन गया, क्योंकि इनॉल फॉर्म जब बन गया तो आप देखिए ऐसे बन गया, दिस इज OH। तो आप देखिए इस n पर लोन पेयर भी, पर n का लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, रिजोनेंस में तो ये तीनों पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं, तो रिंग के अंदर टोटल 3 पाई बॉन्ड मूव कर रहे हैं यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यही वाला केस फिर से हो जाएगा 4n+2 = 6, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये, फाइंड आउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। इनमें कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन हमने आपको यहाँ बता दी थी, ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन होती है। अब आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, जो बी है वो एंटी एरोमेटिक है। कैसे है उसको ध्यान से देखें, ये कंपाउंड ऐसे दे दिया गया, दिस इज बोरान, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। बोरान आपको लग रहा है कि ये सैचुरेटेड है, बट ये सैचुरेटेड नहीं है, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर 3 का मतलब sp2, और आप देखिए 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर बोरान से, पाई बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पर ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है ऐसे, इसलिए कॉन्जुगेटेड भी है, बट इसमें पाई बॉन्ड 2 ही है, 1 और 2, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसमें 4n रूल से इंटीजर नंबर आ जाएगा, n की वैल्यू 1, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। बाकी ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक हैं, जैसे इसका जो डी ऑप्शन है वो ये ऐसे, सल्फर पर 2 लोन पेयर होते हैं, हमने कहा कि 4n+2 या 4n में हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे जो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो आप देखिए S का लोन पेयर भी ऐसे रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, ऐसे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में शो कर रहे हैं, 2 to 4 और ये 2 6, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखें, कंपाउंड C को, तो कंपाउंड C कीटो फॉर्म में है, आप इसका इनॉलिक स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये डबल बॉन्ड O पर 2 लोन पेयर। अब इसका जो इनॉलिक स्ट्रक्चर है वो ऐसे, इनॉलिक स्ट्रक्चर नहीं आप इनको रिजोनेंस करा लें ऐसे, सॉरी इनॉलिक स्ट्रक्चर नहीं आप इनको रिजोनेंस बना लें, रिजोनेंस जब आप इनमें करा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, O पे माइनस और इस O पे प्लस। अब आप इस रिंग में देखिए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एरोमेटिक हो जाएगा। और उसी तरह से आप कंपाउंड A को देखिए, A में भी आप देखिए 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड्स हैं रिंग के अंदर, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। आप देखिए 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 1 ये ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। सो इस तरह से हम ये पहचान गए कि कौन सा कंपाउंड इसमें एंटी एरोमेटिक था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक होने के लिए हमने बताया था कि कंपाउंड में अगर sp3 हाइब्रिडाइज एटम है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो आप इसके ऑप्शन सी को देखिए, जो सी ऑप्शन है वो ऐसे है, इसमें n पे प्लस जरूर है, पर n से टोटल 4 बॉन्ड्स हैं,
4 बॉन्ड्स हैं और एंस का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 0, 4 का मतलब sp3। और अगर साइक्लिक रिंग में sp3 हाइब्रिडाइज एटम आता है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। सो नाउ दिस इज नॉन एरोमेटिक। जो डी ऑप्शन है दिस वन, ये एरोमेटिक है। अब ये देखिए कॉन्जुगेटेड है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। टोटल रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 रूल लग जाएगा, 4n = 6, n = 1, कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड ए और सी को बी को देखिए, कंपाउंड ए और बी में बी ऑप्शन अगर यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दूं, डबल बॉन्ड, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ गया। अब आप यहाँ देखिए ओ पे प्लस आ गया। अब आप इस रिंग को देखिए, इसमें टोटल, अब अगर आप इसको कर दें कि 4n+2 = 2, n की वैल्यू 0, तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। सेम इसको भी आप करेंगे तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट कि कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। इनमें से किस कंपाउंड में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन नेफ्थलीन है, मैं यहाँ नेफ्थलीन को ड्रा करता हूँ। नेफ्थलीन में सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं होते। ध्यान से समझिए ऐसा क्यों होता है। ये नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन के 3 डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक तो बना गया, दूसरा जो बना वो ऐसे है। अगर मैं इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल दूं, ऐसे कर दूं, तो ये बन जाएगा। और इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो बन गया वो ऐसे बन जाएगा कि ऐसे बना दिया। अब आप देखिए इस नेफ्थलीन के 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप इसको पोजीशन नंबर 1 और 2 एज्यूम कर लें तो ये भी 1 2 है, इसके भी 1 2, ये तीनों कुछ। अब इसमें टोटल 3 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है, पर आप 3 में देखिए कि 1 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड 2 बार आया, एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर आया। सिंगल बॉन्ड एक ही बार आया, यानी 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर में पोजीशन नंबर 1 2 डबल बॉन्ड 2 बार, सिंगल बॉन्ड एक ही बार। तो 2 बार 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मींस 1 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। तो 1 2 पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, मींस वहां बॉन्ड की साइज छोटी है, इसलिए यहाँ पर सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं है। बेंजीन में क्या है कि सब इक्वल लेंथ के, क्योंकि बेंजीन के 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर हैं, तो एक स्ट्रक्चर अब ऐसा बना। अब पहले डबल था, अब सिंगल, जितना सिंगल है उतना ही डबल है, तो इसका रियल स्ट्रक्चर इन दोनों का हाइब्रिड, जहां पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी नियरली सेम, तो सब बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए। तो इसमें इक्वल लेंथ है, इसमें अनइक्वल है, और ये भी अनइक्वल लेंथ है डी ऑप्शन में भी। क्यों है उसको भी समझिए। वो भी अनइक्वल इसलिए है क्योंकि ये जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन होता है, इस कंपाउंड का रियल शेप टब शेप होता है, ऐसे टब नॉन प्लेनर होता है, दिस इज द रियल शेप, टब शेप, और ये नॉन प्लेनर होता है। कंपाउंड नॉन प्लेनर है मींस इसमें रिजोनेंस नहीं है, यानी जहां डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड छोटा है, जहां सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड बड़ा है। सिंगल बॉन्ड है यानी बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड है यानी बॉन्ड वीकर है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो आपने देखा सिर्फ बेंजीन में सेम है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है क्योंकि ये टब शेप नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसमें भी डिफरेंट होगा क्योंकि ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये एक सी है और एक एन है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है, तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल लेंथ के हो ही नहीं सकते, सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के हो ही नहीं सकते। सो दिस इज हाउ वी कैन आल्सो कंपेयर बॉन्ड लेंथ बाय रिजोनेंस। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6,
7 8 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले बताते हैं आपको। Among the cyclic ion the aromatic character is shown by, इनमें से कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है? तो सिंपल है, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉन्जुगेटेड होगा, वो एरोमेटिक होगा। तो इसका आंसर Q और R होगा। तो Q और R आंसर इज सी। Q में आप देखिए कि ये निगेटिव चार्ज ऐसे है या माइनस, आप देखिए माइनस ऐसे रिजोनेंस शो करेगा ऐसे। कार्बन पे नेगेटिव है तो उसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि रिजोनेंस के बाद वो पाई बॉन्ड में बदल जाता है। आप देखिए ऐसे, तो रिजोनेंस हुआ तो माइनस पाई बॉन्ड में बदल गया, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। उसी तरह आप देखिए इसमें 3 पाई बॉन्ड्स है, पॉजिटिव चार्ज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एरोमेटिक हो गया। अब आप देखिए इसमें टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 to 4 to 6, और कार्बन पे माइनस का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 4n रूल को फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, फिर मैं 5 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? तो आंसर इज सी, क्योंकि सी को आप ध्यान से देखें तो वो एरोमेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, अब ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। बाकी ये नेफ्थलीन एरोमेटिक है। इस कंपाउंड को भी आप ध्यान से देखें, दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और ये इसको ऐसे रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दिस इज 4n+2 = 2, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 आती है तो भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है, और ये तो एरोमेटिक है ही है, हम यहाँ देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड? अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड से H+ निकलने के बाद बनने वाला एनायन या कॉन्जुगेटेड बेस एरोमेटिक होता है तो वो कंपाउंड एसिडिक होता है। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल बताता हूँ, ये साइक्लोपेंटाडाइन ऐसे, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन। अगर मैं यहां से H+ निकाल दूं तो ये माइनस बन गया, अब ये एरोमेटिक हो गया, ये स्टेबलाइज हो गया। आप देखिए इसमें टोटल 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक तब बना जब H+ निकल गया, यानी ये स्टेबलाइज तब हुआ जब H+ निकल गया। इट मींस यहाँ से H+ के निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कंपाउंड बहुत ही एसिडिक था। तो ठीक इसी तरीके से हम इस कंपाउंड रिएक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, देन यू विल फाइंड इसका आंसर सी है, क्योंकि यहां से अगर H+ निकला, यहाँ पर H है, अगर आप H को H+ के फॉर्म में रिमूव कर दें तो जो एनायन आपको मिलेगा ऐसे मिल जाएगा। अब आप देखिए ये एरोमेटिक रिंग बन गई, दिस रिंग इज नाउ एरोमेटिक, और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है ही है पहले से, ये वाली रिंग, तो दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई, इसलिए कंपाउंड स्टेबलाइज हो गया H+ के निकलने के बाद, इसलिए कंपाउंड बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर है कि which of the following molecule is expected to have greater resonance stabilization? किस कंपाउंड का रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है? अगर मैं इस कंपाउंड का आंसर बी बोलूं तो आपको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसको देखते हैं। कंपाउंड बी को मैं यहां ऐसे ड्रॉ करता हूं। कंपाउंड बी जो है वो ऐसे है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ के पाई बॉन्ड को इधर की तरफ पोलराइज कर दूं तो अपने को कंपाउंड ऐसे मिल जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज।
अब आप दोनों रिंग को इंडिविजुअली देखिए। इस रिंग में देखिए टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 = 6, n की वैल्यू 1, कंपाउंड एरोमेटिक। और आप इस रिंग को भी देखिए, इसमें भी 4n + 2 = 6, n की वैल्यू 1, कंपाउंड एरोमेटिक। अब दोनों ही रिंग स्टेबलाइज हो गई, दोनों रिंग स्टेबलाइज हो गई तो दोनों की रेजोनेंस स्टेबिलिटी से भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इस तरह के केसेस में आप पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन उस साइड करेंगे जिससे दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाए। अगर पोलराइजेशन से एक रिंग एरोमेटिक है और एक नहीं है तो वो यूजलेस है, फिर वहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। अब जैसे ये कंपाउंड था, अगर मैं एक तरफ पोलराइज कर दूं, ये मैं यहां लिख दूं आपको समझने के लिए, अगर मैंने एक तरफ पोलराइज कर दिया तो एक रिंग तो एरोमेटिक हो गई, दूसरी रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अब ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। तो एक रिंग स्टेबलाइज होगा, एक डी स्टेबलाइज होगा, तो दूसरा डी स्टेबलाइज ना हो, इसलिए इसमें पोलराइजेशन होगा ही नहीं। ठीक इसी तरीके से इसमें भी दोनों रिंग सेम है, तो एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी पोलराइजेशन की नहीं है। अगर मैं इस रिंग को देख लूं, अगर मैं इसमें भी किसी एक तरफ पोलराइजेशन कर दूं कि एनी साइड, मान लीजिए मैंने इसमें पोलराइजेशन इधर की तरफ कर दिया, तो ये माइनस और ये प्लस, एक एरोमेटिक होगा, एक एंटी एरोमेटिक होगा। दूसरे तरफ भी कर दें तो एक एरोमेटिक होगा और एक एंटी एरोमेटिक होगा। अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से एंटी एरोमेटिक रिंग बनती है तो वहां पर हमें पोलराइजेशन नहीं कराना है, मींस उस कंपाउंड की रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन ये वही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, the barrier for rotation about indicated bond will be maximum in which of the following compound? तो इसका आंसर अगेन Z हो गया, सेम वही रीजन। पोलराइजेशन उस जिसमें होगा उसी में रोटेशन बैरियर भी पॉसिबल, उसमें रोटेशन बैरियर आप देखिए इस तरह से, उसी में रोटेशन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर ये जो कंपाउंड Z है, Z में अगर मैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर करा देता हूं तो सेम यही केस फिर से मिल जाएगा अपने को। अब आप देखें एक तरफ माइनस आ गया और एक तरफ प्लस आ गया। अब दोनों रिंग देखिए एरोमेटिक हो गए, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर, अब वो सिंगल बॉन्ड आ गया तो वो रोटेट करने लगा, ठीक है। तो बैरियर ऑफ रोटेशन अबाउट इंडिकेटेड बॉन्ड यहाँ पर मैक्सिमम, सबको क्लियर हो गया। बाकी सब में हम अगर एक तरफ शिफ्टिंग कराते हैं तो एक रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, एक स्टेबलाइज होगा, एक डी स्टेबलाइज होगा, तो उसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, तो वो कोई मतलब का नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं कि द मोस्ट स्टेबलाइज कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है इसका कौन सा कन्फर्मर नहीं, कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली स्टेबलाइज होगा। ये कंपाउंड है, ऐसे दे दिया गया इस तरीके से। अगर मैं इसमें पाई बॉन्ड की ऐसे शिफ्टिंग करा दूं ऐसे, तो ये यहां पर आ जाएगा इस तरीके से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज O, या माइनस, O ने दे दिया तो O पे प्लस। अब आप देखिए दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई, ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है, 4n + 2 = 6, n की वैल्यू 1, और ये वाली भी रिंग भी एरोमेटिक है, दिस इज 4n + 2 = 6, n की वैल्यू 1, कंपाउंड एरोमेटिक। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबलाइज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें दोनों ही रिंग एरोमेटिक हो जाएंगी। सो द आंसर इज दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है कि फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये दिए गए कंपाउंड्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, ये आपको बताना है। तो जो कंपाउंड X है इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि बीच वाली जो रिंग देखिए, ये वाली रिंग है, ये
ऐसे। अब आप इस रिंग को देखिए, ये रिंग साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, बट ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इस रिंग 4n रूल फॉलो कर रहा है। तो इस पूरे कंपाउंड X में एंटी एरोमेटिक रिंग आ जा रही है, जिसके कारण वो हाईली डीस्टेबलाइज हो गया। अब Y और Z एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो दोनों ही नॉन एरोमेटिक हैं क्योंकि उसमें नॉन प्लेनर एटम रिंग में बहुत सारे हैं। अब जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हम रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर सकते हैं। अब एल्कीन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम उसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला कार्बन ये है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी इस कंपाउंड में टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन से ही होता है। अगर आप इसको काउंट करें तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी साथ साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा पहला ये भी, तो यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ जो कंपाउंड Z है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो Z इज मोर स्टेबलाइज्ड देन Y एंड Y इज मोर स्टेबलाइज्ड देन X। ये इसका ऑर्डर है। सो नाउ द आंसर इज बी, दिस वन। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। Now stability is inversely proportional to heat of hydrogenation। अब आप देखिए जो कंपाउंड X Y Z है उसमें जो कंपाउंड Y है इसमें आप देखिए यहाँ पर फिर से रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया इस रिंग में, तो ये हाईली डीस्टेबलाइज, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा, यानी Y का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। अब बचा X और Z, तो X आप देखिए X में जो रिंग है, कंपाउंड X में जो बीच वाली रिंग है वो रेजोनेंस थोड़ा सा शो करेगी, दैट इज लिटिल बिट कॉन्जुगेटेड। ये आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो जो X है, जबकि जो Z है वो कॉन्जुगेटेड नहीं है। Z में जो बीच वाली रिंग मैंने अब वहां सर्कल में दिखाया वो आप देखिए ऐसे है, वो रेजोनेंस शो नहीं कर रही, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज X हुआ। स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज X के बाद Z फिर Y। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो गया, दिस इज Y फिर Z फिर X। तो ऑप्शन जो दिया गया है दिस इज Y then Z then X। So this is how we can solve the problem of heat of hydrogenation, stability of cyclic alkene, identification of cyclic aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compound। और अगर कोई cyclic compound है तो उसमें मोस्ट स्टेबलाइज कैनोनिकल फॉर्म वो होगा जिसमें दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएं, जिसको हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर से समझा। कोई जरूरी नहीं कि दोनों रिंग कैनोनिकल हमेशा ही हो, पर अगर रेजोनेंस से दोनों रिंग कैनोनिकल हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, स्टेबलाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ साइक्लिक कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगा ये भी हम लोगों ने डिसाइड किया। उसका एक रीजन ये कि अगर साइक्लिक कंपाउंड में H+ के निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस एरोमेटिक है तो ऐसे कंपाउंड के हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे गूगल प्ले स्टोर से, या विजिट करिए www.chemistrybyhimanshupande.com। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।